साथियों, देश की आज़ादी से पहले देश की कानून व्यवस्था मनुस्मृति के नियमों के आधार पर चलती थी। जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज़ों ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी बनाई और उसके अनुसार शासन व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन अंग्रेज सरकार भी जो उनके हमदर्द, उनको सहायता देने के लिए, जिसके कारण वो आईपीसी सख्ती से लागू नहीं हुई। दलितों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश की आज़ादी, स्वराज की मांग की। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अंग्रेज़ों से कहा था कि ये स्वराज अगर आप दे देंगे तो दलितों के साथ जो 5000 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें राहत नहीं मिलेगी। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज़ों ने डॉक्टर अम्बेडकर को वो अधिकार दिए जो 1909 में मुसलमानों को दिए थे और 1919 में सिख, ईसाई और पादरियों को दिए थे। ये 1932 में जो अधिकार लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड से वापस आते हैं, इधर मोहनदास करमचंद गांधी अमर अनशन करते हैं कि अधिकार अस्पृश्यों को मिलने नहीं देंगे। देश के हालात इतने खराब कर देते हैं कि मजबूर होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ता है। साथियों, यहाँ विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ। वो विशेष बात यह है, पूना पैक्ट के जो हस्ताक्षर हुए थे पूना पैक्ट पर, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो पैक्ट पर, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये गौर करने की बात है, जानने की बात है, समझने की बात है। अब जिस शख्स ने, जिस इंसान ने हक और अधिकार छीनने के लिए आमरण अनशन चालू किया और पूना पैक्ट किया, लेकिन स्वयं हस्ताक्षर करने से मुकर गए, हस्ताक्षर नहीं किए। अब साथियों, देश आज़ाद होता है, लेकिन एससी एसटी पर अन्याय अत्याचारों में कोई कमी नहीं आती है, जिसके कारण 1889 में एससी एसटी अधिनियम कानून बनाया जाता है और उसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन न्यायालय अग्रिम जमानत देने लगे। इसमें एक अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सीजेआई बीआर गवई और 2 जज और 3 जजों की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश को कैंसिल किया है। और क्या स्थिति थी, क्या ऐसा किया, क्या प्रकरण था, ये भी बताएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने की बात क्यों स्वीकार की, ये भी बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसमें स्वयं सीजेआई थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया है और जो निर्देश दिए हैं उसको बताएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे आपको अंत तक देखेंगे तो निश्चित पता चलेगा। एससी एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत तभी मिलेगी जब ये साबित हो कि अपराध नहीं है। वो कब, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत तभी मिल सकती है जब प्रथम दृष्टया साबित हो कि अपराध हुआ ही नहीं है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें एक आरोपी की जमानत दी गई थी। यानी एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी थी और वो याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जमानत कैंसिल हुई। अब आगे कहते हैं, शीर्ष अदालत ने कहा है कि एससी एसटी अधिनियम के तहत आरोपी के लिए अग्रिम जमानत पर रोक है। बड़ा स्पष्ट कहा है कि एससी एसटी एक्ट में आरोपी का जो अभियुक्त बना है, उसकी अग्रिम जमानत नहीं होगी, इस पर रोक है।
लेकिन यदि ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया गुण दोष से रहित है तो कोर्ट के पास गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने की गुंजाइश है। गुंजाइश कहाँ पर है कि जो उस पर SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं वो अपराध ही नहीं बनता है, यानी केस एक्सपंज होने लायक है, एक्सपंज होगा तो जमानत दे सकता है। अब इसकी भी कैटेगरी कैसे वो भी क्लियर किया है। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी वो खारिज हुई। कहते हैं CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एक आरोपी के अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कहा कि अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया मामला न बनना ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां अदालत पहली नज़र में ही या FIR में दिए गए कथनों को पढ़कर पहली धारणा के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। FIR पढ़ने के बाद सिर्फ FIR का आधार और उस पर अगर ऐसी कोई बनती है तो वो जमानत को खारिज कर सकता है। ऐसे मामलों में बेंच ने स्पष्ट किया है कोर्ट को साक्ष्य के दायरे में जाने या अन्य सामग्रियों पर विचार करने की अनुमति नहीं होगी कि वो साक्ष्य लें और अन्य सामग्री को देखें, इसका ये अनुमति नहीं होगी। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ना ही कोर्ट मिनी ट्रायल करने का विज्ञापन कर सकता है, ये भी ये शर्त है, वो मिनी ट्रायल भी नहीं कर सकता है। बेंच ने कहा है कि धारा 18 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रतिबंध को उस उद्देश्य और प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके साथ संसद ने SC/ST अधिनियम 1989 को अधिनियमित किया था, ये अधिनियम बनाया था, उसके निगाह से देखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। यदि अदालत ने आगे बताया कि ये कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया था। नियम लागू किए जाए, उनको सुविधाएं दी जाए जो समाज में एक कमज़ोर वर्ग के बने हुए हैं। अब अपमान उत्पीड़न से बचाया जाए, यानी ये कानून बनाने का उद्देश्य था कि इनका अपमान ना हो, उत्पीड़न ना हो, उससे बचाया जाए। तो बेंच कहती है, बेंच ने कहा इस कानून का अंतर्निहित विचार ये सुनिश्चित करना है कि इन वर्गों से संबंधित लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें अपमान और उत्पीड़न से बचाया जाए। अदालत ने महसूस किया है कि धारा 18 अपने अंतिम विश्लेषण में अधिनियम के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाती है। बेंच ने आगे कहा कि एक सख्त प्रावधान प्रतीत होता है, यह सामाजिक न्याय का लाभ उठाने के संवैधानिक विचार को रेखांकित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए समाज में अन्य वर्गों के समान ही सुनिश्चित करता है। अदालत ने संबंधित मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के 29 अप्रैल 2025 के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी। इसमें राजकुमार जीवराज जैन को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई थी। जो जीवराज जैन को गिरफ्तारी के पहले जमानत दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, उसकी याचिका जो दायर हुई है उस पर ये है। मामला क्या था? मामले में प्रतिवादी आरोपी और अन्य पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने और जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी की विषय वस्तु के आधार पर अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध बनता है। तो साथियों, ये बड़ा स्पष्ट आदेश बेंच ने दिया है कि इसमें FIR में क्या है कि उसे जाति सूचक गालियां दी गई, उसे जाति सूचक गालियां देकर उसका अपमान किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसे अपमानित किया गया है। इसका उल्लेख यदि FIR में है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तो FIR ही बेस होगा। इसके लिए कोई मिनी ट्रायल और अन्य सामग्रियों का कि लोग एफिडेविट, क्योंकि उन पर दबाव बना करके अन्य सामग्रियां
ले सकते हैं, जैसे उनसे एफिडेविट दिलवा लें। फिर भय उनको दिखाते हैं और उनका 164 का बयान भी करवा लिए जाते हैं, डर दिखा करके। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि एफआईआर में अगर देखें और एफआईआर में अपराध नहीं बनता है तो वो अग्रिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। और यदि उसमें जाति सूचक गालियाँ हैं, जाति सूचक अपमान है, जाति सूचक का अपमान करने के लिए उसको मारपीट की गई है, घर में घुसकर या बाहर सड़क पर या मैदान में, तो यहाँ पर जाति उत्पीड़न साबित होता है और ऐसे प्रकरण में जमानत नहीं दी जा सकती है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।